Now, let's continue. In fact, वेव ऑप्टिक्स में लाइट वेव्स को कंसेप्चुलाइज करने के बाद और लाइट वेव्स में और भी कुछ कंसेप्ट हमने ऐड करे, हाइजन की वेव थ्योरी में वह सब कंसेप्ट ऐड करे। अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप, उसको देखते हैं और उसके ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। As I told you, this is a turning point in the history of physics. यह एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं इस समय इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का थ्री व्यू बनाऊंगा, और यह जो थ्री व्यू है ये पहली बार और आखिरी बार बनाऊंगा। इस थ्री व्यू के साथ साथ मैं 2D व्यू भी बनाऊंगा, एक 2 डायमेंशनल व्यू भी बनाऊंगा। आगे हमेशा प्रॉब्लम में हम 2 डायमेंशनल व्यू ही देखेंगे। बड़े ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को समझना। मैं सबसे पहले वह सेटअप ड्रॉ करूंगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप, और फिर एक्सपेरिमेंट और उसके ऑब्जर्वेशन को बनाऊंगा। यंग्स ने एक ब्लैक बॉक्स लिया था और उस ब्लैक बॉक्स में 2 पार्टीशन वॉल के द्वारा 3 चैम्बर बनाए थे। ब्लैक बॉक्स मतलब ब्लैक पेपर का बना हुआ बॉक्स। ब्लैक कलर एक ऐसा कलर होता है जो सब तरह की लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो किसी भी लाइट रे को पास नहीं होने देता, जो किसी भी लाइट रे को रेडिएट भी नहीं करता है। ऐसे कलर को हम ब्लैक कलर कहते हैं। जैसे यह बोर्ड यदि ब्लैक कलर का है, इसका मतलब कि यह बोर्ड किसी भी तरह की रेस को एमिट नहीं करता। इनफैक्ट ये तो जितनी भी आती हुई रेस है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। एक ब्लैक बॉक्स यह एक ब्लैक बॉक्स है और दिस ब्लैक बॉक्स। अब इसमें उसने क्या करा, इस जगह पर एक पार्टीशन वॉल और इधर एक पार्टीशन वॉल बनाकर एक चैम्बर बन गया, और इधर दूसरी पार्टीशन वॉल। इस दूसरी पार्टीशन वॉल के द्वारा इस तरह से वहां पर 3 चैम्बर बन गए। अब now what he had done, एक उसने बिल्कुल बारीक सी पतली सी ब्लेड या कटर या नाइफ जिसको आप कह लो, ऐसे बारीक सी ब्लेड से उसने इस पार्टीशन वॉल से, जो ब्लैक पेपर का बनी हुई पार्टीशन वॉल है, इस वॉल पर एक बिल्कुल खड़ा चीरा लगा दिया। उस एक खड़े चीरे को हम सिंगल स्लिट कहेंगे।
इस तरह से उसने इस पार्टीशन वॉल पर इस तरह से एक खड़ा चीरा। और इसे हम सिंगल स्लिट एस कहते हैं। अब उसने क्या करा, उसी ब्लेड से जिसे हम शेविंग करते हैं ना, बिल्कुल बारीक वाली, स्लिट की विड्थ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी बारीक सी स्लिट होनी चाहिए, सीधा खड़ा चीरा लगाना है। 1, 2 या 4 सेंटीमीटर खड़ा चीरा आपको लगा देना है। बिल्कुल इसी तरह से यह जो पार्टीशन वॉल है, इस पार्टीशन वॉल पर उसने 2 स्लिट्स बना दी, 2 चीरे लगा दिए उसी ब्लेड से, कुछ इस तरह से। यह एक स्लिट है, इस तरह से। आप अभी ड्रॉ मत कीजिए, कॉपी में पहले एक बार देख लीजिए पूरा फिगर, फिर एक बार में आप ड्रॉ करना। यह एक खड़ा चीरा और इसी तरह से इधर बिल्कुल पैरेलल यह दूसरा स्लिट S1 और स्लिट S2, 2 स्लिट्स बनाई। दिस इज द 3D व्यू। इसको मैं ऊपर से देखूंगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी। यह एक पार्टीशन वॉल, इस पार्टीशन वॉल के ठीक बीच में बना हुआ एक स्लिट, सिंगल स्लिट S, और यह दूसरी पार्टीशन वॉल, इस दूसरी पार्टीशन वॉल के इधर एक सिंगल स्लिट ऊपर और एक सिंगल स्लिट नीचे। यह स्लिट S और यह स्लिट S1 और यह स्लिट S2, और यह जो चैम्बर की फाइनल वॉल है, दिस वॉल सर्व द पर्पस ऑफ स्क्रीन। यह एक स्क्रीन का काम कर रही है। This is the 3D view of the experiment setup and this is the 2D view of the experiment setup. अब उसने क्या करा, इस जगह पर, ये जो पहला चैम्बर है, इस जगह पर उसने एक लाइट सोर्स रखा और उस लाइट सोर्स के ऊपर एक फिल्टर चढ़ा दिया था, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स बना दिया था जो एक ही वेवलेंथ, एक ही फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा था। इस जगह पर उसने एक सोर्स रख दिया था, फिल्टर चढ़ा हुआ। यह कही है कि वह व्हाइट बल्ब जो था उसके ऊपर उसने ग्रीन कलर की पन्नी चढ़ा दी, ग्रीन कलर का फिल्टर चढ़ा दिया। इस तरह से सिर्फ ग्रीन लाइट रेस उससे बाहर आ रही। इस जगह पर एक सोर्स, जिसका वेवलेंथ बिल्कुल फिक्स था। Now, this was his experiment setup. इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो 3D व्यू है, इसको मैं पहली बार और आखिरी बार बना रहा हूं, इसको हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आगे जाकर हर प्रॉब्लम में हमेशा हम यह 2 डायमेंशनल व्यू ही दिखाएंगे। इसी व्यू के द्वारा हम प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे, और इसी से आपको सिचुएशन को दिमाग में इमेजिन करना है और फिर सवालों के जवाब को देना। अब
वो क्या करता है भाई, जब तक लाइट सोर्स ऑफ है तब तक तो कुछ नहीं, मगर जैसे ही वह लाइट सोर्स को ऑन करता है तो लाइट सोर्स को ऑन करते से ही अब वो ऑब्जर्व क्या करता है, इस ऑब्जर्वेशन को बड़ी अच्छी तरह समझिए। जैसे ही वह लाइट सोर्स को ऑन करता है, लाइट सोर्स पहले चैंबर में, दूसरे चैंबर में कुछ भी नहीं है। इस सोर्स से आने वाली लाइट रे पहले इस स्लिट से पास होंगी, फिर इस स्लिट, इन दोनों स्लिट से पास होंगी। अब जैसे ही वह लाइट सोर्स को ऑन करता है, व्हाट ही ऑब्जर्व, इस वॉल पर ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज पैटर्न बन जाते हैं। इस वॉल पर ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज पैटर्न, और यह जो ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज पैटर्न बने हैं, ये कोई एक या दो नहीं थे, ये 4 या 5 भी नहीं थे, ये 10 या 12 भी नहीं थे। ये ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज पैटर्न वहां पर 40, 50, 60, 100, 200 ढेर सारे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क। ये फ्रिंज पैटर्न कैसे थे, इसको मैं इस 2D व्यू में भी दिखाता हूं। मतलब स्क्रीन के ऊपर, इस तीसरी स्क्रीन के ऊपर न तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिख रहा था और न कंप्लीट डार्क दिख रहा था। यहां पर ऑल्टरनेट इंटेंसिटी का वेरिएशन दिख रहा था, ऑल्टरनेट मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी होती हुई दिख रही थी। इस तरह से डार्क देन ब्राइट, देन डार्क देन ब्राइट, देन डार्क देन ब्राइट, देन डार्क देन ब्राइट, देन डार्क देन ब्राइट, इस तरह से ऑल्टरनेट तरीके से वहां पर स्क्रीन पर इंटेंसिटी का वेरिएशन हो रहा था। इस जगह पर स्क्रीन पर काफी अधिक इंटेंसिटी थी, काफी ब्राइटनेस दिख रही थी, तो इस स्क्रीन के इस पॉइंट पर इंटेंसिटी काफी कम थी, डार्क दिख रहा था। वंस अगेन इधर काफी ब्राइट दिख रहा था, तो इसके पास में इधर डार्क दिख रहा था। इस तरह से वहां पर ऑल्टरनेट तरीके से ब्राइट और डार्क स्क्रीन पर बना हुआ दिख रहा था। नाउ दिस वॉज रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लाइट सोर्स से लाइट रेस बाहर निकलती हो, वो एक बिल्कुल बारीक सी स्लिट से पास होती हो, फिर उसके बाद वो 2 स्लिट से पास हो, और उसके बाद इस तरह से ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क बन जाए। ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क का बन जाना मतलब वहां पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। जिस जगह पर आपको ब्राइट दिख रहा है, जिस जगह पर आपको काफी अधिक इंटेंसिटी दिख रही है, इसका मतलब वहां पर काफी अधिक लाइट एनर्जी इकट्ठी हो गई है, काफी अधिक लाइट एनर्जी वहां कॉन्सेंट्रेट हो गई है। इसका मतलब वहां लाइट एनर्जी काफी ज्यादा है। और जिस जगह पर आपको डार्क दिख रहा है, इसका मतलब वहां पर लाइट एनर्जी काफी कम है, वहां लाइट एनर्जी है ही नहीं, इसलिए वहां पर डार्क है। ऑल्टरनेट तरीके से ब्राइट और डार्क का दिखना यह बिल्कुल साफ है कि इस जगह पर लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आखिर यह कैसे हो रहा है, आखिर यह किस तरह से हो रहा है, we need to explain this। खास बात, जब यंग्स ने यह सेटअप बनाया और जब इस एक्सपेरिमेंट को करा और जब इस बात को देखा, ये बिल्कुल अपने आप में नया ऑब्जर्वेशन था। कुछ खास बातें, इस जगह पर यदि हम मोनोक्रोमैटिक सोर्स का इस्तेमाल नहीं करें, व्हाइट सोर्स इस्तेमाल कर लें, पॉलीक्रोमैटिक सोर्स इस्तेमाल कर लें, तो ऐसा कोई एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा।
अगर इस जगह पर यदि हम ग्रीन सोर्स इस्तेमाल करें या रेड सोर्स इस्तेमाल करें या ब्लू सोर्स इस्तेमाल करें, मतलब कि मोनोक्रोमैटिक सोर्स यदि इस्तेमाल करें, तो लाइट एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। और खास बात ये हमेशा दिखेगा, ये एक स्टैटिक पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, बनेगा। इसमें यह बात जरूर है कि यदि मैं इस स्क्रीन को थोड़ा दूर ले जाऊं, इस स्क्रीन को दूर ले जाने पर ये जो विड्थ है, इंटेंसिटी वेरिएशन की जो विड्थ है, वो विड्थ बढ़ जाएगी। मैं इस स्क्रीन को करीब ले जाऊं तो इंटेंसिटी वेरिएशन की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। मैं स्लिट, ये दोनों जो स्लिट बनाई है, इनको यदि दूर पास ले जाऊं तब भी इंटेंसिटी वेरिएशन की जो विड्थ है उसमें फर्क आता है। ये सारी चीज यंग्स ने उस समय करके देखी और इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से देखने के बाद फिर थॉमस यंग ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को सभी को डेमोन्स्ट्रेट करा, सभी को दिखाया, यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स को बुलवाया और सभी प्रोफेसर्स को बुलवा के चीज दिखाई कि देयर इज समथिंग व्हिच आई एम ऑब्जर्विंग। सभी प्रोफेसर्स ने जब इस बात को देखा तो वाकई में ये अपने आप में बिल्कुल नई चीज थी। इसके पहले इस तरह के किसी फिनोमेना का कहीं कोई जिक्र नहीं था। न न्यूटन ने कभी ऐसे किसी फिनोमेना की बात करी थी, ना हाइजन ने ऐसे कभी किसी फिनोमेना की बात करी थी, ना तो ऑप्टिक्स बुक में ऐसी कोई बात लिखी हुई थी और ना ही टीटीएस वेबसाइट में। ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हुए कभी भी ये चीज नहीं देखी जाती थी, और जब ये चीज दिखी तो जो चीज दिख रही है उसको समझाना तो पड़ेगा। वो कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये बात समझानी तो पड़ेगी। इसको समझाने का प्रयास करा गया। इसको समझाने के प्रयास में सबसे पहले कॉर्पस्कुलर थ्योरी अप्लाई करी गई, क्योंकि उस समय कॉर्पस्कुलर थ्योरी को ही सही जानते थे, कॉर्पस्कुलर थ्योरी को ही सही मानते थे, तो सबसे पहले तो उसी को सोचेंगे ना। यदि हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी सोचें तो न्यूटन के कॉर्पस्कुलर हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, वो ना दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं, वो सीधी एक ही दिशा में चलते चले जाते हैं। वो एनर्जी कभी भी रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी यदि सोची जाए तो कॉर्पस्कुलर्स की एक स्ट्रीम इस S से होते हुए S1 से होते हुए ऐसे जानी चाहिए, और कॉर्पस्कुलर्स की दूसरी स्ट्रीम S से होते हुए फिर S2 से होते हुए ऐसे जानी चाहिए। न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार तो इस स्क्रीन पर सिर्फ 2 ब्राइट फ्रिंजेस बनना चाहिए, 2 के बाद तीसरी ब्राइट फ्रिंज तो बन ही नहीं सकती। मतलब एक लाइट की बीम S और S1 से होते हुए और एक S और S2 से होते हुए, S और S1 से होते हुए और एक S और S2 से होते हुए, इस तरह से 2 ही बनना चाहिए, 2 के बाद तीसरी बनने का तो सवाल ही नहीं। मगर वहां पर तो 40, 50, 60, 100, 150 इस तरह की लाइनें सीधी सीधी धारियां बन रही है, जैसे स्लिट S1, S2 इस तरह की सीधी सीधी धारियां बनती हुई दिख रही है। In fact, Newton's corpuscular theory failed to explain this experiment and this observation. न्यूटन की corpuscular theory इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से फेल हो गई। अब जब न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, तब सभी को ध्यान आया हाइजन की वेव थ्योरी। हाइजन की वेव थ्योरी ध्यान आने के पीछे वजह क्या थी? क्योंकि लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन दिखना। ये जो लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन तो वेव्स के केस में होता है। जब ऐसा सोचा गया कि शायद यह एक सोर्स जो है ये वेव्स एमिट कर रहा है, इसके द्वारा एमिटेड वेव्स इस स्लिट से पास हो रही है,
फिर इस स्लिट से पास होने वाली वेव वो फर्दर S1 S2 से पास हो रही है। इस तरह से इधर अब दो सोर्स हो गए। इन दो सोर्स से आने वाली वेव वो इस जगह पर सुपर इंपोज कर रही है, और उनके सुपर इंपोजिशन से जिस तरह से मैकेनिकल वेव्स में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल उसी तरह से इधर भी लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कैसे उनने इस बात को एक्सप्लेन करा, यह मैं समझाऊंगा 5 मिनट के बाद। मैं मेरे इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूं 8 बजे तक, और 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूं, और इस चीज को मैं पूरा समझा के ही फ्री करूंगा। आप ब्रेक ले लीजिए, मैं कंटिन्यू करता हूं इसका। देखिए, नाउ द सिचुएशन इज, यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट का यह ऑब्जर्वेशन सामने दिख रहा है, और इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो गई है, और यह बात समझ में आ चुकी है कि इस जगह पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, और इस एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन को समझाया जा सकता है वेव और वेव के सुपरपोजिशन के कंसेप्ट के माध्यम से। इसलिए हाइजन की वेव थ्योरी सबसे पहले उसको उठाकर देखा गया। ट्रीटीज विथ लाइट, यह बुक सालों से लाइब्रेरी के अंदर धूल खा रही होगी, उसको कभी किसी ने उठा के पढ़ा नहीं होगा, मगर इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद उस बुक का ध्यान आया, ट्रीटीज विथ लाइट का ध्यान आया, हाइजन के द्वारा लिखे गए उस वेव नेचर का ध्यान आया। सबसे पहले जब उस बुक को खोलकर पढ़ा गया, उसमें हाइजन की जब वेव नेचर के डिस्क्रिप्शन को देखा गया, तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि हाइजन ने उसमें जो अटपटे पोस्टुलेट्स लिखे थे उसके माध्यम से इसको समझाना, तो वंस अगेन ढेर सारी और भी क्वेश्चंस को खड़ा कर देना। सबसे पहले उनने लाइट वेव्स को प्रॉपरली कंसेप्चुलाइज करा। किस तरह से? उन्होंने कहा कि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज perpendicular to wave propagation, that electric field varies according to transverse propagating wave equation. उनने वहां पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, उसका कंसेप्ट समझाया। उन्हें सबसे पहले, अब जितने भी कंसेप्ट हमने इसके पहले आज बताए हैं वो सारे कंसेप्ट उन्हें इंट्रोड्यूस करे, और उन कंसेप्ट के साथ में उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करा। किस तरह से एक्सप्लेन करा, उस एक्सप्लेनेशन को बड़े ध्यान से सुनना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना भी जरूर। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह जो सोर्स है, यह जो सोर्स आपने बनाया है, जिसके ऊपर आपने फिल्टर्स चढ़ा दिए हैं, इनफैक्ट यह एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स बन गया है। यह एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स बन गया है। यह फिक्स वेवलेंथ और फिक्स फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा है, क्योंकि आपने जो फिल्टर्स चढ़ा दिया है, जो ग्रीन, जैसे ग्रीन कलर का यदि सोर्स है तो ग्रीन कलर के फिल्टर ने बाकी सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया है, और यह सिर्फ ग्रीन वेव्स को ही अलाउ कर रहा है, सिर्फ ग्रीन वेव्स को ही पास होने दे रहा है। इसके बाद इस पार्टीशन वॉल पर यह जो एक बारीक सा स्लिट बना दिया गया है, this slit S is behaving as a single coherent source. यह स्लिट S सिंगल कोहेरेंट सोर्स के माफिक बिहेव कर रहा। This slit S is behaving as a single coherent source and it's radiating waves in same phase in all the directions. For this single coherent source, one can always draw wave front. इस सिंगल कोहेरेंट सोर्स के लिए हम वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। यदि हम
लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो यह वेव फ्रंट 2 पाई के फेस पर होगा। यदि हम 2 लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो यह 4 पाई फेस का होगा। यदि हम 3 लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो यह 6 पाई फेस पर होगा। इसी तरह से यदि हम लैम्डा बाय 2 रेडियस का वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो यह पाई फेस पर होगा। 3 लैम्डा बाय 2 रेडियस का वेव फ्रंट 3 पाई फेस पर होगा और 5 लैम्डा बाय 2 रेडियस का वेव फ्रंट 5 पाई फेस पर होगा। अब इसके बाद इस सिंगल स्लिट के सामने यह दूसरी पार्टीशन वॉल पर यह जो हमने 2 स्लिट बना दी है। नाउ दिस 2 स्लिट्स lie on the path of wave front S1 and S2. They lie on the path of wave. S से जो ढेर सारी वेव्स रेडिएट हो रही हैं, उन वेव्स के पाथ में यह S1 आ गया है, उन वेव्स के पाथ में यह S2 आ गया। Therefore, this S1 and S2 would start behaving as a secondary source. यह S1 और S2 सेकेंडरी सोर्स के माफिक बिहेव करने लगेंगे एंड दे वुड स्टार्ट रेडिएटिंग सेकेंडरी वेव्स। अब ये S1 और S2 ये जो 2 सोर्स हैं, दिस 2 डबल सोर्स, दे वुड बिहेव एज डबल कोहेरेंट सोर्स। S1 और S2 ये दोनों डबल कोहेरेंट सोर्स के माफिक बिहेव करने लगेंगे। डबल कोहेरेंट सोर्स क्यों बिहेव करेंगे, जरा ध्यान से समझें। S से S1 की दूरी और S से S2 की दूरी फिक्स है। S1 माइनस S2, this is path difference delta x. This is path difference. और यह जो पाथ डिफरेंस होगा यह फिक्स होगा। वेव S से S1 तक चली तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वेव S से S2 तक चली तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और वो फिक्स डिस्टेंस होगा। S से S1 की दूरी और S से S2 की दूरी फिक्स होगी और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल फिक्स होगा। और इन दोनों के बीच में यदि डिफरेंस फिक्स हुआ तो फेज डिफरेंस विच इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज फेज डिफरेंस। S1 और S2 के बीच में पाथ डिफरेंस बिल्कुल फिक्स है और पाथ डिफरेंस के फिक्स हो जाने से फेज डिफरेंस भी बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। S1 और S2 के बीच में फेज डिफरेंस फिक्स हो जाने से हम कहेंगे S1 एंड S2 आर डबल कोहेरेंट सोर्स। S1 एंड S2 आर डबल कोहेरेंट सोर्स। जरा रिकॉल करें, हमने डबल कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन क्या लिखी थी? टू सोर्स आर सेड टू बी डबल कोहेरेंट इफ दे एमिट वेव्स आइदर इन सेम फेज और एट कांस्टेंट फेज डिफरेंस। हम कहेंगे यदि पाथ डिफरेंस 0 होगा,
S से S1 की दूरी और S से S2 की दूरी यदि बराबर हो गई, मतलब S1 और S2 बिल्कुल सिमेट्रिकली बने हुए हैं, यदि S1 और S2 बिल्कुल सिमेट्रिकली बने हुए हैं तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस 0, इन दैट केस इन दोनों में फेज डिफरेंस भी 0, इन दैट केस S1 और S2 सेम फेज में। और यदि S1 और S2 सिमेट्रिकली नहीं है, S1 और S2 S से एसिमेट्रिकल है, इन दैट केस भी S1 और S2 का पाथ डिफरेंस फिक्स होगा। S1 और S2 का यदि पाथ डिफरेंस फिक्स हुआ तो S1 और S2 का फेज डिफरेंस फिक्स होगा। तो कुछ फेज डिफरेंस भले ही है मगर वह फेज डिफरेंस फिक्स है और कांस्टेंट है। और यदि S1 और S2 के बीच में फेज डिफरेंस फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो यह डबल कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। हम कहते हैं S1 एंड S2 आर डबल कोहेरेंट सोर्स। अब यदि S1 S2 डबल कोहेरेंट सोर्स है तो वंस अगेन S1 और S2 के लिए भी हम वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। S1 को सेंटर रखते हुए लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट, 2 लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट, 3 लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट, 4 लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट। जो लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट है 2 पाई के फेस पर है, जो 2 लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट है 4 पाई के फेस पर है, जो 3 लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट है वो 6 पाई के फेस पर है, और जो 4 लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट है वो 8 पाई के फेस पर। इसी तरह से यहां लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 वाला जो वेव फ्रंट है वहां पाई के फेस पर होएगा। 3 लैम्डा बाय 2 वाला जो वेव फ्रंट है वहां 3 पाई के फेस पर होएगा। 5 लैम्डा बाय 2 वाला वेव फ्रंट जो है वहां 5 पाई के फेस पर होएगा। 7 लैम्डा बाय 2 रेडियस वाला जो वेव फ्रंट है वहां 7 पाई के फेस पर होएगा। अब मेरा एक सवाल, इस समय माइक किसके हाथ में, जरा एक बार उठा दो। इंदौर में माइक किसके हाथ में इस समय? डू एनीबडी इज हैविंग माइक और नॉट? यदि माइक हाथ में हो तो जरा यस सर बोल दो मुझको एक बार। और मऊ में? हाँ, माइक पास नहीं कर सकते, जवाब आपको देना है। मेरा जो सवाल है वो यह है, क्या आप मुझे बताएंगे इन वेव फ्रंट का शेप कैसा है? What is the shape and the geometry of all this wave front? यह जो मैंने वेव फ्रंट बना रखे हैं इनका शेप कैसा है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, गुड 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 गुड। जरा ध्यान से देखें, इन वेव फ्रंट के शेप को ध्यान से देखने के लिए इस जो सोर्स S1 S2 है उनके शेप को देखें। यह जो वेव फ्रंट मैंने बनाए हैं दे आर लाइक दिस। I will say this wave front are coaxial semi-cylinders। All this wave front है ऐसे वेव फ्रंट है, स्लिट S अंदर की तरफ जाती हुई है। मैं इन वेव फ्रंट का शेप कैसा कहूंगा? दिस वेव फ्रंट आर कोएक्सियल सेमी-सिलेंडर्स। कोएक्सियल क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इन सभी वेव फ्रंट के लिए एक्सेस कॉमन है, सेम है, एंड दैट एक्सेस इज पासिंग थ्रू दिस S1 एंड S2। सेमी सिलेंडर्स, आधे सिलेंडर्स है, इस तरह के वेव फ्रंट है। देखिए, दिस आर द शेप ऑफ वेव फ्रंट। दे आर कोएक्सियल सेमी सिलेंडर्स।
दिस आर द शेप ऑफ वेव फ्रंट। बड़े ध्यान से, मैं सिर्फ इसलिए सवाल पूछा हूं जिससे कि मैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर सकूं कि भाई आपने इस 3D फिगर को और इस 2D फिगर को सही से समझाया या नहीं। हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो इधर ये जो वेव फ्रंट है वो इस तरह से अंदर जाते हैं। इसी तरह से हम S2 के लिए वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। S2 पर लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट, 2 लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट, 3 लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट, 4 लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट। इसी तरह से S2 पर लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2। अब आप एक बात देखें, एक ही सोर्स के लिए बनाए हुए वेव फ्रंट एक दूसरे से पैरेलल है, वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। मगर दो अलग अलग सोर्स के लिए बनाए हुए वेव फ्रंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक ही सोर्स के लिए बनाए हुए वेव फ्रंट वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपोगेशन एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बट वेव फ्रंट ड्रॉन फॉर 2 डिफरेंट सोर्सेस में इंटरसेक्ट ईच अदर, और वो ढेर सारी जगह पर मुझे इंटरसेक्ट करते हुए दिख भी रहे हैं। अब जरा सोचिए, जस्ट लेट्स ऑब्जर्व दिस पॉइंट। इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। इस पॉइंट पर दो वेव फ्रंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। S1 के लिए ड्रॉ करा गया वेव फ्रंट येलो कलर का वेव फ्रंट, और S2 के लिए भी ड्रॉ करा गया येलो कलर का वेव फ्रंट। यह दोनों येलो कलर के वेव फ्रंट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि S1 से आने वाली एक वेव वहां पॉइंट P तक पहुंच रही है, और S2 से आने वाली वेव वह भी पॉइंट P तक पहुंच रही है। S1 से आने वाली वेव भी पॉइंट P तक पहुंच रही है, और S2 से आने वाली वेव भी पॉइंट P तक पहुंच रही है। यह दोनों वेव पॉइंट P पर पहुंचकर सुपर इंपोज करेंगी। यह दोनों वेव पॉइंट P तक पहुंचकर सुपरपोज करेंगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पॉइंट P तालाब पर टेनिस बॉल के समान है। पॉइंट P जैसे तालाब में टेनिस बॉल थी वह है, और S1 जैसे तालाब में आपने एक पत्थर फेंका था, और S2 जैसे तालाब में आपने दूसरा पत्थर फेंका था। तालाब के दो अलग अलग पॉइंट में दो जगह पर पत्थर फेंके गए, और दोनों जगह से वेव्स जनरेट हो रही हैं, और दोनों जगह से वेव्स चारों तरफ फैल रही है, और वह दोनों वेव्स टेनिस बॉल तक पहुंच रही है। बिल्कुल वैसी की वैसी एक सिचुएशन बनी। S1 से एक वेव चली और वो भी पॉइंट P तक जा रही है, और S2 से एक वेव चली, वह भी पॉइंट P तक जा रही है। दोनों वेव पॉइंट P पर सुपर इंपोज कर जाती है। पॉइंट P पर क्या इंटेंसिटी होगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों सुपरपोजिंग वेव किस तरह की। हाँ बोलो। पार्डन। अच्छा, मैं इसी समय इस चीज को चेक करवाता हूं पहले, ठीक है ना। मैं इसको पर पहले कंटिन्यू करूंगा। हम कहते हैं पॉइंट P पर दो जगह से वेव्स आकर सुपर इंपोज करती हैं। अब यह सुपर इंपोजिशन या तो कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन देगा, या डिस्ट्रक्टिव, या पार्शियल कंस्ट्रक्टिव, या पार्शियल डिस्ट्रक्टिव। हम देखें S1 से आने वाला येलो वेव फ्रंट, मतलब S1 से आने वाली वेव वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई के फेस पर है, और S2 से आने वाला भी येलो वेव फ्रंट,
मतलब कि S2 से आने वाली वेव भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई के फेज पर है। यदि यह दोनों ही वेव इवन मल्टीपल ऑफ पाई के फेज पर है, तो इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। जैसे कि यह 6 पाई फेज पर, यह 6 पाई फेज पर है और यह 8 पाई फेज पर है। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, 3 लैम्डा पर यह 6 पाई फेज हुआ और लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा यह 8 पाई के फेज पर हुआ। इन दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होएगा दैट वुड बी 8 पाई माइनस 6 पाई, 2 पाई, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई का फेज डिफरेंस हो जाने से यह दोनों वेव सेम फेज में कहलाएंगी। और यदि यह दोनों वेव सेम फेज में हुई तो इस जगह पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। और यदि इस जगह पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ तो इस जगह पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इस जगह पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, इस जगह पर मैक्सिमम लाइट एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, इस जगह पर ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा, इस जगह पर एक ब्राइट दिखने लगेगा, इस जगह पर यदि स्क्रीन रख दी जाए तो उस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखने लगेगी। वहीं पर इसी जगह पर यदि हम इसके ठीक पास में इस पॉइंट Q को ऑब्जर्व करें, यदि हम इस पॉइंट Q को ऑब्जर्व करें तो इस पॉइंट Q पर एक येलो वेव फ्रंट और एक ब्लू वेव फ्रंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस जगह पर जो मैंने वेव फ्रंट ड्रॉ कर रखे हैं, एक तो येलो वेव फ्रंट है और एक ब्लू वेव फ्रंट है। येलो वेव फ्रंट मींस वो 8 पाई के फेज पर है और ब्लू वेव फ्रंट मतलब कि वो 7 पाई के फेज पर है। इस जगह पर वंस अगेन S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव सुपर इंपोज करेंगी। S1 से आने वाली वेव भी और S2 से आने वाली वेव भी, दोनों वेव इस पॉइंट पर सुपर इंपोज करेंगी। और इस बार जो दो वेव सुपर इंपोज कर रही हैं, इनमें यदि मैं फेज डिफरेंस निकालूं, एक वेव 7 पाई के फेज पर, दूसरी वेव 8 पाई के फेज पर, इस बार दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज पाई। There is odd multiple of pi, 1 into pi. Odd multiple of pi का जब फेज डिफरेंस होता है तो वह अपोजिट फेज की वेव्स कहलाती हैं। This two superposing waves are in opposite phase. इस तरह से अपोजिट फेज की वेव्स यदि सुपर इंपोज करती हैं तो वहां डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, वहां पर मिनिमम इंटेंसिटी होती है, वहां पर मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड होता है, वहां पर लाइट एनर्जी मिनिमम होगी। इस जगह पर यदि कोई स्क्रीन रखी जाएगी तो उस पर एक डार्क फ्रिंज दिखने लगेगा, उस पर डार्क इंटेंसिटी दिखने लगेगी। इसी तरह से आप इस पॉइंट को देखिए, यह पॉइंट R, इस पॉइंट पर दो ब्लू वेव फ्रंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पर दो ब्लू वेव फ्रंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो ब्लू वेव फ्रंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब S1 से भी एक वेव इधर आएगी निश्चित और S2 से भी एक वेव इधर आएगी निश्चित, और यह दोनों वेव सुपर इंपोज करेंगी। इस बार दो ब्लू वेव फ्रंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब एक वेव का फेस है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 7 पाई। एक वेव तो 7 पाई के फेस पर है और दूसरी वेव पाई, 3 पाई, 5 पाई, दूसरी वेव 5 पाई के फेस पर
एक वेव 7 पाई के फेज पर और दूसरी वेव 5 पाई के फेज पर। दोनों वेव में यदि मैं फेज डिफरेंस निकालूं, then that phase difference is 2 pi. Once again, the phase difference is even multiple of pi. Once again, the two superposing waves are in same phase. Once again, here we will have constructive superposition. Once again, इस जगह पर यदि स्क्रीन रखी जाएगी तो उस पर ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, उस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, उस पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। इस तरह से यदि मैं सामने कोई स्क्रीन रख देता हूं तो उस स्क्रीन पर ऑल्टरनेट तरीके से सेम फेस और अपोजिट फेस की वेव्स सुपरपोज करेंगी। ऑल्टरनेट तरीके से जब सेम फेज और अपोजिट फेज की वेव सुपरपोज करेंगी तो वहां पर ऑल्टरनेट तरीके से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होएगा, और ऑल्टरनेट तरीके से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के होने से वहां पर ऑल्टरनेट तरीके से ब्राइट और डार्क फ्रिंज पैटर्न बन जाएगा। किसी भी पॉइंट पर, जैसे यदि मैंने यह पॉइंट लिया तो इस पॉइंट पर S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव, इन दोनों में सुपरपोजिशन होगा, और वह सुपरपोजिशन कैसा है इस आधार पर डिपेंड करेगा कि वहां क्या इंटेंसिटी होगी। इस तरीके से हाइजन के उस समय जो सपोर्टर्स बन गए थे, उन सपोर्टर्स ने हाइजन की वेव थ्योरी इस्तेमाल करके उस वेव थ्योरी में वह सारे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करके, कौन कौन से कंसेप्ट? मोनोक्रोमैटिक सोर्स, मोनोक्रोमैटिक सोर्स के बाद लाइट वेव्स एज द ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव, लाइट वेव्स एज वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम एंड पोजीशन, फिर सिंगल कोहेरेंट सोर्स, डबल कोहेरेंट सोर्स, वेव फ्रंट, एंड देन द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस तरीके से उनने इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इसमें बनने वाले ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज पैटर्न को थॉरोली एक्सप्लेन कर दिया। न केवल इसे एक्सप्लेन कर दिया बल्कि इस फिनोमेना को नया नाम दे दिया। दे कॉल्ड दिस फिनोमेना एज इंटरफेरेंस। इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस नाम दिया गया। मैकेनिकल वेव्स के केस में जो सुपरपोजिशन होता है उसी को लाइट वेव्स के केस में इंटरफेरेंस कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स के साथ में हम सुपरपोजिशन टर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि लाइट वेव्स के केस में हम इंटरफेरेंस टर्म इस्तेमाल करते हैं। वहां जो हम कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोल रहे थे उसी चीज को इधर हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां जो हमने डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहा था उसी चीज को इधर हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरीके से इस बात को समझाने के बाद नाउ लेट्स राइट मैथमेटिक्स रिलेटेड टू दिस फिनोमेना। अब हम इसी चीज को पूरी तरह से मैथमेटिकली